गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भाग 5 समाप्ति की ओर। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। हमें क्या पढ़ना है? सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन में। कहा उपराष्ट्रपति? हमने तो नहीं देखे अभी तक ब्रिटेन में उपराष्ट्रपति। अमेरिका से। कहां के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया। यूएसए के संविधान से लिया गया है। योगेश जी बताइए कहां से कहां तक आर्टिकल है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति महोदय जी को कहां स्थान दिया है? 63 से लेकर 73 तक, 63 से लेकर 71 तक, क्योंकि 72 तो राष्ट्रपति महोदय का है ना। तो 63 से 71 तक भाग 5 में स्थान दिया है। 62 में क्या बोला है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय दिया है। कितने? 6 माह। 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और क्या कहलाएगा वो? भारत का द्वितीय नागरिक। उसकी जो रैंक में पहले बताए नहीं, जो रैंक बनती है क्या बोलते हैं उसे? एक अच्छा शब्द आता है उसे, जो चलो मैं बता दूंगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो भारत का द्वितीय नागरिक कहलाता है। द्वितीय नागरिक। प्रथम नागरिक कौन है? सॉरी का राष्ट्रपति। इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही जवाब दे देते तो भी चल जाता। प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। और द्वितीय नागरिक कौन? उपराष्ट्रपति। 64 में क्या बोला है? राज्यसभा के ये पदेन सभापति होते हैं। पढ़ाना पड़ना 64, आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। बहुत बार बताया मैंने, फिर भी क्वेश्चन बन जाता है, लोग गलत भी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा कौन सा सभापति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो वो कौन है? उपराष्ट्रपति। या सदन की बात करें तो फिर राज्यसभा। 65 में क्या बोला है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता। 65 में। 62 में क्या बोला? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर उसे भरना है। और फिर 63 से क्या शुरू हो गया? 65 में क्या? वही जो 6 महीने के अंदर भरना है 62 के तहत। तो तब तक के लिए कौन काम करेगा? 6 महीने के लिए राष्ट्रपति। ये काय में दिया है? 65। क्लियर एकदम? 62 भी और 65 में। 66 निर्वाचन की प्रक्रिया व निर्वाचन मंडल। क्या क्या है निर्वाचन मंडल में? उपराष्ट्रपति के। इतना मत सोचो, जो ज्यादा सोचता है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। हाँ, ये नहीं, हमारे पास तो सोचने वाली मशीन नहीं है। क्या संसद के सदस्य सभी सदस्य संसद के सदस्य बस नहीं पता इतना सर। लोकसभा या राज्यसभा तो बोलना चाहिए ना, कुछ तो बोलना चाहिए। मैंने बोला सोचो मत, बोल तो फट से अंदर। सोचने में तो आधी दुनिया ऊपर पहुंच गई है। मैंने बताया दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति कहां पर है? कब्रिस्तान में है। कैसे लीजिए? कैसे? सबसे ज्यादा सोच के ना करने वाले लोग, सबसे ज्यादा सोच के कुछ ना करने वाले लोग हैं वहाँ। हाँ, क्योंकि कब्रिस्तान में क्या होता है? लोगों के विचार दफन है ना। आदमी के अंदर दिमाग तो है, विचार बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते।
अब आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो आविष्कार किया वो चुपचाप अपने घर में रख देते तो दुनिया इतनी आगे बढ़ती क्या? नहीं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत अधिक उनके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचारों को प्रचारित किया ही नहीं और चले गए। तो इसलिए बोला जाता है सबसे अधिक खजाना तो कब्रिस्तान में जाना कोई ढूंढने के लिए, क्योंकि वापस नहीं आते थे। 66 में क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया व निर्वाचक मंडल। 67 कार्यकाल व पदावधि, पदावधि व कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 5 वर्ष होता। 68 पद रिक्तता है ना, आकस्मिक इनकी मृत्यु हो जाए या पद से त्याग पत्र दे दे तो पद रिक्तता, फिर वही प्रावधान कितने महीने भरना है, कैसे भरना है। 69 शपथ व वित्त। 70 आकस्मिकताओं की में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले 71 ये सबके ऊपर लागू होता है। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो थर्ड टाइप का जीके, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, जो बाद में राष्ट्रपति बने, वे उपराष्ट्रपति जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। जैसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, 2 कार्यकाल पूरे किए और फिर राष्ट्रपति बने। तो लिखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन पहले नंबर पे, राधाकृष्णन। दूसरे नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। के.आर. नारायणन, के.आर. नारायणन। वी गिरी, वी गिरी। जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। कितने ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में चल के राष्ट्रपति बने? 6 उपराष्ट्रपति जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। अब वे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो मतलब जो कार्यवाहक बने, केवल कार्यवाहक, तो वह एम हिदायतुल्लाह, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, एम हिदायतुल्लाह। और दूसरे हैं बी डी जत्ती, क्लियर एकदम। फिर सबसे कम कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा है? सबसे कम कार्यकाल आपके हिसाब से किसका नाम है? जाकिर हुसैन। आपके ऊपर गुस्सा वैसे मुझे आता नहीं है, लेकिन आप मजबूर मत करो मुझे। हाँ? हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर आप राष्ट्रपति का नाम क्यों बता रहे हैं? है ना? हम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रपति का नाम बता रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो है
वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है? वीवी गिरी, वीवी गिरी। क्लियर हुआ ये उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक। अब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक दो आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं ताकि एकदम जो सीरीज चल रही है हमारी कंटिन्यूटी वाली वो बनी रहे। आर्टिकल 118, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 कोई बता सकता है क्या संबंध है? प्रक्रिया के नियम। बहुत बढ़िया। प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया के नियम कौन बनाएगा भैया? अब जैसे संसद के सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में देखा ना, पहला घंटा प्रश्नकाल, दूसरा घंटा शून्यकाल, आखिरी का आधे घंटे की चर्चा। बीच में कोई मुद्दा उठाना है, कब करना है, जैसे बजट पहले शाम को रखते थे, अब सुबह 11 बजे रखते हैं। पहले फरवरी के आखिरी दिन रखते थे 28-29 फरवरी को, अब 1 फरवरी को रखते हैं। तो ये जो प्रक्रिया बनाने के नियम है ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? सदन बनाएगा। ठीक है, ये शक्ति संविधान ने दी है। वे काम तुम्हें करना है तो तुम सुविधा के अनुसार अपने लिए नियम बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो प्रक्रिया के नियम, लेकिन मन से ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। संविधान के उपबंधों के अधीन, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाने का अधिकार है। अब ये तो है, लेकिन अब बाद में और भी एक बात लिख दी उसमें, राष्ट्रपति लिखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और किसका नाम आएगा एक और? आप बता दो। राष्ट्रपति बोल दिया, उपराष्ट्रपति बोल दिया, तीसरा नाम किसका आएगा? नहीं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और एक आएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्यों भाई? सदन की कार्यवाही के नियम बनाना है, तो संयुक्त अधिवेशन हो रहा है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा का, और ये लोकसभा का। देखो, लोकसभा के लिए नियम बनाना है तो किसकी सहमति जरूरी है? लोकसभा अध्यक्ष की। राज्यसभा के लिए बना रहे तो उसके सभापति की। तो राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कोई नियम बनाना है तो फिर राष्ट्रपति। तो इनकी सहमति लेना आवश्यक है। नियम बनाने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष की सहमति लेना आवश्यक है, आवश्यक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई बात है? अब इसी में दिया हुआ है
जैसे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ है? 108 में। उसमें क्या लिखा है कि आवश्यकता पड़ने पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करेंगे। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये वहां नहीं है प्रावधान, ये कहा दिया 118 में दिया कि लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, और लोकसभा अध्यक्ष यदि किसी कारणवश अनुपस्थित है तो फिर कुल ऐसा व्यक्ति जो पीठासीन होगा, उस समय जो भी उस सदन की अध्यक्षता कर रहा होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। अब आर्टिकल 119 देखते हैं। आर्टिकल 119 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। देखो ऊपर क्या दिया है, संसद को मतलब सदन को अपने नियम बनाने की शक्ति दे दी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया, बंदिश ना। वित्तीय मामले से संबंधित कोई नियम वगैरह बनाना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि विनियमित किया जा सकता है। उसमें कुछ शर्तें रख दी है कि संचित निधि तो नहीं, फिर नहीं, संचित निधि से संबंधित कोई नियम बना सकते हैं क्या? नहीं। जैसे ही वित्तीय मामले से संबंधित अतिक्रमण हो रहा है कोई किसी नियम के द्वारा, तो फिर वो नियम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बोला गया इसमें 119 में। वही वित्तीय मामलों से संबंधित आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 120, ये तो पढ़ा है अपन ने, बड़ा सरल है। संसद की भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? इसमें हिंदी या इंग्लिश, इसमें दिया हुआ है स्पष्ट। क्या दिया है? 348 में भी दिया हुआ है, इसमें लिखा है स्पष्ट कि 348 के उपबंधों के रहते हुए हिंदी या अंग्रेजी होगी, हिंदी या अंग्रेजी होगी, ये दिया हुआ है, हिंदी या अंग्रेजी होगी। भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिया है, 17 में दिया है। तो उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद की भाषा क्या होगी? हिंदी या इंग्लिश में होगी, लेकिन क्या सभापति की अनुमति से जो संसद के सदस्य हैं वो मातृभाषा में बात कर सकते हैं। ये भी है इसमें स्पष्ट, याद रखना। संसद की भाषा आर्टिकल 120। आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। संसद में चर्चा पर निर्बंध, संसद में चर्चा पर निर्बंध, चर्चा पर निर्बंध कोई बता सकता है क्या संबंधित है ये? संसद में चर्चा पर निर्बंध मतलब कुछ प्रतिबंध लगाए हैं इनके ऊपर, संसद सदस्य के ऊपर, चाहे लोकसभा के सदस्य हो या फिर राज्यसभा के सदस्य हो, कुछ प्रतिबंध लगाए। तो क्या निर्बंध है, क्या प्रतिबंध है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय, लिख लो इसे, हाई SC/HC में
किसी न्यायाधीश के कार्यों एवं कर्तव्यों पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, सीधी सी बात। चर्चा नहीं होगी। यदि करना है तो फिर जो प्रक्रिया दी हुई है, अभी आज पढ़ने वाले पर उस प्रक्रिया के तहत ही बात करेंगे। ऐसे फालतू कि वो न्यायाधीश ऐसे है, ये है, वो है, ऐसी कोई चर्चा होगी क्या? नहीं। न्यायालयीन प्रक्रिया के ऊपर न्यायाधीश के जो दायित्व वो पूरे कर रहा है उससे संबंधित हम कोई मुद्दे नहीं बता सकते। क्लियर है कोई बात? क्यों पढ़ा? क्योंकि आगे उच्च न्यायालय पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा माहौल बनना अब शुरू हो गया। जिस तरीके से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है, न्यायालय उनके समन वगैरह जारी नहीं कर सकता, ऐसे न्यायालय के मामले में भी, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। 122 ये रूल से संबंध, 122 आर्टिकल 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही हो। सीधा सा है, को तुम हमारे मामले में दखल मत, तो हम तुम्हारे मामले में दखल नहीं देंगे। कार्यवाहियों की जांच न करना। इसमें क्या बोला है? संसद उनके ऊपर चर्चा नहीं करेगी, और इसमें क्या बोला? न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करेगी। याद हो जाए दोनों के नंबर 121 122। अब आर्टिकल 123 बड़ा जाना पहचाना है मतलब, लेकिन फिर भी किसी से पूछूंगा तो नहीं बताएंगे। अर्जुन से नहीं पता आपको? इवने जी, हाँ? नहीं, सरिता जी, मुझे आपसे उम्मीद थी, लेकिन मैं तो बताना चाहता था कि इन 2 कैंडिडेट से तो कम से कम आप ज्ञानी हो, लेकिन आपने बोला रहने दो, जहाँ है वही ठीक है। तो राष्ट्रपति के अध्यक्ष कितना सरल है, बचपन से पढ़ाता हूँ। बचपन का मतलब ये है कि आप लोग जब यहाँ पढ़ने के लिए आते हो तब से ही पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति महोदय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दी है इसमें। क्लियर हो गया? अब हमारा मुख्य टॉपिक हम यहां से शुरू करेंगे। अब संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में क्या पढ़ रहे हैं? न्यायपालिका। कार्यपालिका में संघ की न्यायपालिका। अब थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि एक ही दिन में हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना है इसे, एक ही लेक्चर। संसद की न्यायपालिका भाग 5 और अध्याय पूछे तो ये होता है 4। अध्याय कौन सा है? 4। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो याद ही मत करो अध्याय को। पता चला इतने से के कारण अध्याय 4 का भाग 4 को क्लिक करके आ गए, उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन बनता ही है। भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 अनुच्छेद 124 से 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक। तो इतने आर्टिकल हमें आज पढ़ना है, 124 से लेकर 147 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 124।
आर्टिकल 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 वगैरह तो हम पढ़ चुके हैं, तो जो कंटिन्यू है वो पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले 123, आर्टिकल 123 हो गया। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन क्या दिया है इसमें? सीधा से दिया है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? हाँ? वो तो कंटिन्यू बढ़ाते रहते हैं। हाँ, तो इसमें कुछ प्रावधान होगा तब तो बढ़ा रहे हैं। यदि वो बोल देते कि 31 होगी तो फिर 32 नहीं कर सकते थे, तो बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है। जो संसद विधि द्वारा निहित कर दे उतने न्यायाधीश होंगे, विधि के तहत ही है। क्लियर है? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। शुरुआत में क्या लिखा है? अब एकदम क्लियर बात बता दी है। क्या बताया मुझे? एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और संसद विधि बनाकर जब तक बढ़ाती नहीं है तब तक 7 से अधिक नहीं। अनधिक का मतलब क्या होता है? 7 से अधिक नहीं, 7 से अधिक नहीं। तो शुरुआत में मूल संविधान में क्या प्रावधान था? मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन यदि इस साल आ जाता तो गड़बड़ हो जाती। अपने नोट्स में भी लिखा है। क्या? अपने नोट्स का ही है। अपने नोट्स का ही है। चलो ठीक है, फिर क्या बात है, बड़े अच्छे नोट्स बनाते हैं, है ना? तो 7 से अधिक नहीं हो सकती है। कब हुआ था भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन? कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1935 के अधीन भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय कब गठन हुआ? 28 जनवरी 1950। इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। 28 जनवरी तो हम कभी सुनते ही नहीं है, अक्सर हमें पता है 24 जनवरी है ना, या फिर 26 जनवरी था। तो ये कब हुआ? 28 जनवरी 1950 और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। कहाँ था ये? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन, नई दिल्ली। पहले क्या बोलते थे इसे? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन, नई दिल्ली। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन, नई दिल्ली। वर्तमान में कहाँ शिफ्ट कर दिया इसे? 1958 से तिलक मार्ग, नई दिल्ली में 1958 से तिलक मार्ग, नई दिल्ली। 22 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। 22 एकड़ क्षेत्रफल में। पूर्व में क्या बोलते थे इसे? प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल के नाम से जाना जाता, प्रीवी काउंसिल के नाम से जाना जाता था। अब हम थोड़ा सा इसका इतिहास देखें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। काय के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कौन थे इसके प्रथम न्यायाधीश? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। क्लियर? लिख लिया आपने?
नहीं, जिसको पहले से याद है, दिमाग में छपा है, तो वो लोग भी लिख के रख ले। अभी प्रिया ने लिखना बंद कर दिया था कि दिमाग में पहले से छपा है तो वो ना लिखे, तो लगा कि मैं ऐसा बोलूंगा। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पता नहीं कल आपकी कॉपी की कोई फोटोकॉपी कर ले, है ना। तो हमें हमेशा कल्याण की भावना के साथ में सोचना चाहिए, है ना। नहीं तो कुछ लोग तो कुंडली मार के बैठ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर, न मेरे काम का न दुनिया के काम का, भगवान ने दिमाग में दिया तो 10 ग्राम का, ऐसा कर लेते हैं कुछ लोग। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक। तो ऐसा सोचना है कि एक ऐसी संपत्ति है जो बाद तक लोगों के काम में आएगी, तो फिर उसको लोगों के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, अपने हिसाब से। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, और कहां पर किया था? कलकत्ता में। और प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा। 1862 में कहां बने थे? 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, कलकत्ता, मुंबई व मद्रास में उच्च न्यायालय बने, उच्च न्यायालय बने। अब ये सीधी सी बात है। वो हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1862। सुप्रीम कोर्ट 1774, ठीक। फिर 1866 में इलाहाबाद में बना, इलाहाबाद में बना। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? 25। 25 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय जो हमने पढ़ ली 1862 से स्थापना हुई हाई कोर्ट की। तो अभी तक कुल कितने हो गए हैं? 25। 7वां संविधान संशोधन 1956, ये भी लिख लेते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या था इसमें? ये बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। क्या था? फजल अली आयोग की अध्यक्षता की रिपोर्ट के तहत क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग। और इन्होंने क्या किया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये इसी संविधान संशोधन के तहत बनाए थे। और इसमें संसद को अधिकार दिया कि जब राज्य बनेंगे तो हाईकोर्ट भी बनाना पड़ेगा। तो इसी संविधान संशोधन में उनको अधिकार दिया कि संसद चाहे तो अलग राज्य के लिए अलग हाई कोर्ट का निर्माण कर सकती है। ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब भारत में सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका का संगठन कैसा है? तो किस तरीके से है? क्या बोलते हैं इसे? पिरामिड की तरह। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका का संगठन कैसा है? पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट। तो उल्टा मत कर देना, ये सुप्रीम कोर्ट होगा, ये हाई कोर्ट होगा, और यहाँ पे अन्य न्यायालय, अन्य न्यायालय, सत्र न्यायालय, ग्राम न्यायालय, सब कुछ उसमें एक के नीचे एक आते रहेंगे, पिरामिड की तरह है। अब 124 एक 124 एक आर्टिकल इसमें पढ़ेंगे हम। 124 124 तो पढ़ लिया, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अब 124 एक में क्या दिया है? एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक, लेकिन क्या कंडिका लिखी अभी बता दिया मैंने?
कि संसद जो है उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो परिवर्तन किया 1956 में। 1956 कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। और इसके तहत कर लिया 1+9, 1+9 कितने हो गए? 10 न्यायाधीश हो गए। 1960 में किया 1+12 कितने हो गए टोटल? 13। 1977 में किया 1+16, 1+16, 1+16, 1 मुख्य न्यायाधीश और 16 अन्य न्यायाधीश। 1986 में कर दिया 1+24, 1+24। 2009 में कर दिया 1+30, और 17 में कितना कर दिया? 1+33, 1+33। तो अभी कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। अभी कितने हैं हम देखेंगे, लेकिन इतने हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ये पूरी की पूरी कंडीशन। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो हमें कहाँ संशोधन करना पड़ेगा? 124(1) में करना पड़ेगा। 124(1). अब 124(2), 124(2) में क्या दिया हुआ? 124(2) नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया कौन करता है नियुक्त? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। यहां तक ठीक है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसको नियुक्त किया जाता है? वरिष्ठ न्यायाधीश। जो भी वरिष्ठ होता है, जो भी वरिष्ठ होता है, मतलब एक जो इतिहास की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं, इतिहास की प्रक्रिया बता रहा हूं कि जो प्रोसेस है उसमें जो भी सुप्रीम होता था, जो सीनियर होता था, जैसे 1+7, 1+9, 1+33, ये पढ़ा ना अपन ने। तो 1 कौन होगा? वो 33 में से जो सीनियर होगा वो 1 बनेगा बाद में। ये प्रावधान है कि जो भी उस 33 में जो सबसे सीनियर होगा वो 1 जो पहले वाला रिटायर होगा तो उसकी जगह उसमें से नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन बीच में क्या हुआ? 1973 से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन देखने को मिला है। 1973 से थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है। बाकी याद रखेंगे बराबर क्या है? जो भी सीनियर होगा उसे नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया। अब नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या किसी राज्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हो, किसी राज्य के हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भूल से भी भूल मत कर देना कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, नहीं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। अब राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो फिर जो मुख्य न्यायाधीश पहले थे उनसे भी सलाह लेते हैं, संसद से सलाह लेते हैं, ये चलेगा। लेकिन जब राज्य के हाई कोर्ट की यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल से सलाह लेते हैं। किससे? राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। क्लियर होगी बात एकदम। अब हम पढ़ेंगे 124(3), 124(3). सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता।
क्या है योग्यता? इसमें कार्यकाल वगैरह भी दिया हुआ है 124(2) में 5 वर्ष, ये वो 65 वर्ष की आयु। अभी पढ़ेंगे अपन, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कुछ मत लिखो उसमें। योग्यता में क्या है? कम से कम 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, किसी एक या एक से अधिक, दूसरी योग्यता किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, नंबर 3, राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता हो, पागल या दिवालिया न हो। बड़ा सरल है एकदम। ये किसकी योग्यता है? पढ़ाई हेमलता? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कोई शब्द बीच में तो नहीं लगाया? मुख्य तो नहीं बोला? क्योंकि मुख्य के लिए तो इसमें से सीनियर होना है ना। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करना है तो क्या होना चाहिए? कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का वो मुख्य न्यायाधीश रहा हो। दूसरा क्या? 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है। हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, कहीं पर भी वो अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। और तीसरा है राष्ट्रपति की दृष्टि में वो विधिवेत्ता हो और पागल या दिवालिया घोषित न हो, तो उसे नियुक्त किया जा सकता है। अब है 124(4) कार्यकाल। कार्यकाल 124(4) कितना है कार्यकाल इसका? 5 वर्ष तो नहीं होता होगा। क्या होगा? उम्र क्या था? उम्र क्या? रिटायरमेंट क्या है ना, कोई मनोनीत तो कर नहीं रहे। 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु। पैंसठ वर्ष की आयु 124(5) में लिखेंगे हटाने की प्रक्रिया। क्या है हटाने की प्रक्रिया? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। 124(5) महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब महाभियोग जैसी प्रक्रिया में क्या होगा? क्या होगा? किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, पहले पर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य, लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य एक प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव लाने के बाद में एक जांच समिति का गठन होगा। जांच समिति में कौन कौन होता है? एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा किसी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और तीसरा एक विधिवेत्ता। ये तीनों सदस्य मिलकर उसकी जांच करके प्रतिवेदन संसद के सामने रखते हैं। फिर वहां पर वोटिंग होगी और फिर भी प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर हटा देंगे उसे। यह प्रक्रिया है। प्रश्न यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ही ऐसा प्रस्ताव लाया जाए तो फिर अध्यक्ष कौन होगा उसका? जो भी उसके बाद में जो
पद क्रम में वरिष्ठ होगा। क्लियर हो गई बात है। तो ये है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। एक अधिनियम भी बना है इसके लिए, न्यायिक न्यायाधीश अक्षमता अधिनियम 1968, उसके तहत जांच की जाती है। न्यायिक या न्यायाधीश अक्षमता अधिनियम 1968 में प्रावधान है। कितने प्रतिशत बहुमत से? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जांच रिपोर्ट के बाद में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। एक सौ चौबीस छः 124(6) क्या प्रावधान है? शपथ कौन दिलाता है इसे शपथ? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। और कहाँ दिए शपथ का प्रावधान? जो अनुसूची 3 में है, संवैधानिक पद है ये, और इनकी शपथ का प्रावधान है अनुसूची 3 में। क्लियर है एकदम? तब तक वो न्यायाधीश नहीं है जब तक वो शपथ ग्रहण नहीं करता है। और यदि बोले कि अब मुझे न्यायाधीश तो बना दिया, अब मैं शपथ नहीं लेना चाहता, तो फिर वो कोई कार्यवाही नहीं करते। तो कल पढ़ा ना अपने, बिना शपथ के लिए संसद में भी चल जाते हैं, बात कर लेते तो उसके ऊपर जुर्माना लगता है, शास्ति लगती है। 124(7) क्या है? क्या पढ़ा अपने योग्यताओं में? 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट या एक हाई कोर्ट या एक से अधिक में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। अब न्यायाधीश जब हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा तो बड़ी जान पहचान होगी उसको, बहुत जान पहचान होगी। और इतने जल्दी छूट सकता है क्या मुंह? नहीं, वो तो बोलेगा 11 से 5 मेरी ड्यूटी है और बाकी समय पार्ट टाइम ये करता हूं, मैं सलाह देता हूं, निःशुल्क मेरे जैसा तो वो संभव नहीं है। प्रतिबंध लगाया है उसके ऊपर कि यदि न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाता है तो वकालत का कार्य वो नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? तो 124(7) जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो चुका है या रह चुका है, वह भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायालय या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। रिटायरमेंट के बाद में भी वकालत नहीं कर सकती है। ठीक है? बात समझ में आ गई? किसी का मोबाइल चिल्ला रहा है, बोल रहा है देखो मेरी इधर। अब ये पढ़ा अपन ने आर्टिकल 124। क्लियर हो गया? एक एक कंडिकाएं हमने पढ़ी। अब आर्टिकल 125। क्या आर्टिकल 125 में वेतन व भत्ते, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वेतन व भत्ते, तो 124 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते क्या होगा? जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। और जब तक इसमें निर्धारित नहीं करेगा तो जो भी, कौन सी अनुसूची में?
वेतन भत्ते 2 अनुसूची जो 2 में जो है वो दिया जाएगा, और अनुसूची 2 में तो वर्तमान का दिया हुआ है, बाद में यदि बढ़ाना है तो फिर संसद परिवर्तन कर सकती है। क्लियर हो गया? अनुसूची 2 के तहत दिया जाएगा, लेकिन संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है। आर्टिकल 125(2) लाभकारी परिवर्तन। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कंडिका और है 360(4) क। ये पढ़ा ना अपन कल वित्तीय आपातकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। काय में दिया है 360(4) क के तहत किया जा सकता है। आर्टिकल 126 आर्टिकल 126 ये क्वेश्चन पिछली बार बन गया था। कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश है वो यदि हट जाए, त्याग पत्र दे दे, तो तुरंत ही जो सीनियर होगा वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम? पिछले साल ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछे थे नहीं? तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इसमें 127 आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। दोनों आए थे, मतलब कथन में आया था। हाँ, सत्य सत्य छाटना था उसमें से। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सीजेआई, राष्ट्रपति व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से जो एससी मीन्स या एससी वो वाला मत समझ लेना, यह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को गणपूर्ति के रूप में नियुक्त कर सकता है। क्लियर हो गया? इसमें गणपूर्ति होना चाहिए, मतलब उतने कैंडिडेट होना ही चाहिए, कहीं वोटिंग करना हो, कुछ हो। अब नहीं हो रहा है तो फिर कैसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ऐसे किसी रिश्तेदार को नहीं बुला सकते। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हुआ कौन करता है इसको नियुक्त? सीजेआई है ना, राष्ट्रपति व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, क्योंकि वो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा रहा है, उसको सिर्फ गणपूर्ति के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ठीक, गणपूर्ति करने के लिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक ही होगा ना भाई। पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त है। अब मुख्य न्यायाधीश जो है 124(5) के तहत उसका पद रिक्त हो जाता है, तो फिर भी अब मुखिया किसी को तो बनाना पड़ेगा, तो वो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है। अरे तदर्थ न्यायाधीश मतलब अन्य न्यायाधीश है, गणपूर्ति के रूप में रखे जाते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो, मैं मुख्य हूँ और आप लोग बैठे हो, तो एक आध को बुला लेंगे। जब मैं किसी को बुलाता हूँ, अतिथि आ रहे हैं, ये वो सब लोग आ जाए,
तो अनमोल को भी बुला लेता हूँ मैं, वैसा है सिस्टम। बात समझ में नहीं? तो कार्यकारी में और तदर्थ में बहुत अधिक अंतर है। अब आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 क्या है? आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति को अधिकार है ये, और इसके लिए मुख्य न्यायाधीश से सहमति लेना भी है। न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसे न्यायाधीश नहीं माना जाता है। ठीक? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। बात उतनी कठिन है नहीं। जो सेवानिवृत्त हो गए, जरूरत है तो उनसे हम न्यायाधीश के रूप में कार्य करा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सहमति होना बहुत जरूरी है। और आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय, ये तो 10th क्लास से पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? एमने तक इनके जो निर्णय होते हैं वो अभिलेखबद्ध होते हैं, है ना? और जो इनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो इनको नजीरों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी आता है ना कि अब मुझे मामला अच्छे से याद नहीं है, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, केशवानंद भारती कोई भी केस, हाँ ठीक है, वहां तक भी ठीक है। एक सरल सा दे देते हैं इन लोगों के लायक, जो मेरा वीडियो देखते हैं, एकदम उन्हीं के लायक बता देता हूँ कि जैसे कोई पत्नी सास ससुर की सेवा नहीं करती है तो उसको उसके घर में रहने का अधिकार नहीं है। यदि सास ससुर की इच्छा के बगैर कोई बहू जो है उसकी संपत्ति को अपने नाम पे नहीं करवा सकते, जब तक वो है तब तक। अब किसी न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो अब जब भी कभी कोई बेटा बहू न्यायालय में विवाद लेकर जाए कि हमें जो है हमारे सास ससुर या हमारे माता पिता जो है अपने घर में नहीं रहने देते, तो बोलेंगे इस निर्णय के तहत ये अधिकार है उनको, वो चाहे तो रहने दे या नहीं रहने दे। तो ऐसे मतलब जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देते हैं और वैसे कोई मामला आता है तो अन्य न्यायालय जो होते हैं उनको नजीरों के रूप में, मतलब सबूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये क्या कहलाता है? अभिलेख न्यायालय। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय। एक संविधान माना जाता है इनको, एक नियम माना जाता है। उन्होंने जो किया वही अन्य न्यायालय को भी करना है। बात क्लियर नहीं है? समझाने में सफल हुआ मैं? आगे देखेंगे आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 आर्टिकल 130 में दिया हुआ है न्यायालय का स्थान। न्यायालय का स्थान, न्यायालय का स्थान कहां पर है? न्यायालय दिल्ली में। न्यायालय कहां पर है? दिल्ली में। और लोक अदालत, ये यही मामला है। वे न्यायालय, मुख्य न्यायालय तो दिल्ली में होगा, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जहां चाहे वहां पर स्थान नियत कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक जगह कर दिया तो वही रहेगा। क्लियर एकदम? 130 उच्चतम न्यायालय दिल्ली में, अन्यथा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा
भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर समय समय पर नियत करें। अब यही इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आड़े हाथ तो ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो हमारा सीधा सा जवाब क्या होगा? दिल्ली, नई दिल्ली। ज्यादा समझदार होंगे तो नई दिल्ली बोलेंगे। तो आप सोच सकते हो कि जो इंटरव्यू वाला क्या यही पूछने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था? 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो क्या इतना सा पूछने के लिए 3 नंबर दे देंगे आपको नई दिल्ली में एक शब्द लिखने के लिए? नहीं, ये लिखना पड़ेगा आर्टिकल 130 के तहत नई दिल्ली में, लेकिन अन्य स्थान या स्थानों पर, एक ही स्थान नहीं 2-3 जगह पर भी हो सकते हैं। जैसे हमारे हाई कोर्ट मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, लेकिन इसके ब्रांच ग्वालियर और इंदौर में भी है। तो ये हो गया ना दो, एक से अधिक स्थानों पर। क्लियर हो गया? 130। आर्टिकल 131 ये महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 131 अधिकारिता। ये क्या था? स्थान। ये क्या था? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, ये तदर्थ है ना, तदर्थ न्यायाधीश, और यह है सेवा निवृत्त न्यायाधीश। ठीक। अब 131 अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता या क्षेत्राधिकार जिसे कह सकते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 में क्या दिया? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। वो मामले जो सीधे हाई कोर्ट में ही दर्ज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही दर्ज होते हैं, सीधे, मतलब हाई कोर्ट में उसे दर्ज नहीं कर सकते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होंगे। जैसे प्रीवी काउंसिल के रूप में, प्रीवी काउंसिल के रूप में, प्रीवी पर्स वगैरह जो थे वो उसको छोड़ देंगे हम। प्रीवी काउंसिल के रूप में, प्रीवी काउंसिल मतलब सुप्रीम कोर्ट को ही बोला जाता है। तो ये मान के चलो कि राज्य या केंद्र के संबंधित जो विवाद है वो राज्य और केंद्र के विवाद, तो उसको अच्छे से लिखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। तो 3 विवाद हो सकते हैं। एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ कोई राज्य, भारत सरकार और कोई राज्य से संबंधित विवाद हो। दूसरा भारत सरकार व राज्यों का संघ, भारत सरकार वर्सेस राज्यों का संघ, और तीसरा है राज्य वर्सेस राज्य। ये इससे संबंधित कोई विवाद है तो वो सीधे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। प्रीवी काउंसिल मतलब सुप्रीम नहीं है, तो इसलिए इससे संबंधित। अब किसी दो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कोई सीमा विवाद है ये वो, तो भाई ये मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में तो नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्लियर हो गया? यह बात समझ में आ गई? फिर एक मामला मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। और लास्ट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के
निर्वाचन से संबंधित मामले, ये भी सीधे कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब एक और जोड़ दिया इसमें 1978 में, वैसे ही है 43वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा संशोधन किया गया और जुड़ा कब है? 1978 में। और इसमें है 131 कब 131 कब 131 कब केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आर्टिकल 13 और 368 का जो विवाद है ना, उसको जब सॉल्व करते हैं तो उससे संबंधित आता है, ये उससे संबंधित आता है। यही तो संशोधन कर दिया था। ठीक भाई, केंद्र सरकार जो भी विधियां बनाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है, और जहां कहीं संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो उसे शून्य भी घोषित कर सकता है। ये शक्ति दी है कायम में आर्टिकल 131 कम है। बड़ा क्वेश्चन है, आईएएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। गोकुलनाथ और वो सब विवाद जो है वो इसी से संबंधित, इसी आर्टिकल से संबंधित हुए। अब हम बात करेंगे 132 ये क्या था? प्रारंभिक। और 132 में क्या आएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब वो मामले इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आ गए जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और इसमें क्या? हाई कोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार किसी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करना ये कायम में दिया हुआ है आर्टिकल 132। इसमें हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन कि आप इसकी अपील कर सकते हो तो ही जा सकते हैं, वैसे नहीं। आर्टिकल 133 ये भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 133 इसमें भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है, लेकिन इसमें काय से संबंधित है? सिविल न्याय, सिविल कार्यवाही से संबंधित। ठीक, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। ठीक है। सिविल जैसे कोई मठ वगैरह है, कोई संपत्ति से संबंधित विवाद है, जैसे वो आ गया था एक राज्यों को जो है भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले हैं, ऐसे कोई मामले हो तो इसकी अपील इस अधिनियम के तहत, इस धारा के तहत होगी। 134
ये भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है, लेकिन इसमें क्या आएगा, दांडिक व फौजदारी मामलों से संबंधित अपील, दांडिक व फौजदारी मामलों से संबंधित अपील। दांडिक या फौजदारी मामलों की अपील। अब क्या हुआ, जैसे सेशन जज, जिला का जो कोर्ट है, इसने किसी को मृत्युदंड दे दिया सजा के तौर पर, ठीक है, हाई कोर्ट ने बदल दिया, तो फिर क्या होगा, अब जैसे जिसका नुकसान हुआ था वो तो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इस तरीके के मामले, मृत्युदंड से के मामले को जहाँ हाई कोर्ट ने बदल दिया हो, या किसी को बरी कर दिया हो जिला कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दे दिया, तो फिर वो तो जाएगा अपील में। इस तरीके के मामले ये कहा जाते हैं 134 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार दांडिक व फौजदारी मामलों में। आर्टिकल 135, आर्टिकल 135 ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। संविधान सर्वोच्च निधि है, संविधान सर्वोच्च निधि है। मौजूदा कानून के तहत, मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय की, संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र व शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपयोग किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपयोग किया जाएगा। संघीय न्यायालय, फेडरल, फेडरल शब्द भी आया है इसमें, कि ऐसी कोई विधि या कानून जिसमें राज्य और केंद्र या एक से अधिक राज्य प्रभावित हो रहे हो, तो ऐसी विधियां बनाने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। 136 विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अपील करने की अनुमति, अपील करने की अनुमति। अपन ने पढ़ा 132, 133, 134 अपीलीय क्षेत्राधिकार है इनका, सुप्रीम कोर्ट का। अब क्या हुआ, अब अपील करने का एक निर्धारित समय रहता है। जैसे हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो उसमें 90 दिन का, 60 दिन का, अलग अलग प्रकरण में अलग अलग समय रहता है कि इतने दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। अब किसी कारणवश वो अपील नहीं कर पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उन्हें अलग से अपील करने की अनुमति दे सकते हैं। क्लियर हो गया ना? निर्धारित समयावधि होती है, जैसे आप लोग भी फॉर्म भरने की डेट, फॉर्म भरने की डेट दी रहती है, इस तारीख से इस तारीख तक करना है, और फिर दूसरे दिन जो तारीख खत्म होती है फिर लोग बस धरना देने लग जाते हैं, बोलते यार सर्वर नहीं चल रहा था, ये नहीं चल रहा था, वो नहीं चल रहा था, तो फिर कभी कभी 2-3 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर देते। तो ऐसे ये प्रोसेस। क्लियर हो गई बात है? अब 137 संविधान का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। इस आर्टिकल के तहत, इस आर्टिकल के तहत निर्णयों व आदेशों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, की जा सकती है। पुनर्विलोकन की शक्ति बोल सकते हैं इसे, है ना?
137 में क्या है? पुनर्विलोकन की शक्ति। चाहे संसद ने कोई कानून बनाया हो या स्वयं ने कोई निर्णय दिया हो तो उनको बदल सकता है। विधि बनाई है तो उसको शून्य घोषित कर सकता है यदि संविधान का कहीं पर अतिक्रमण हो रहा है तो। क्लियर हुआ? 138 138 कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। कौन करेगा? संसद। संसद विधि बनाकर कर सकते हैं। देखो जो काम है वो तो करना ही है उसको, इसके अलावा भी कोई काम देना है तो कौन देगा? संसद विधि बनाकर दे सकती है। उनकी अधिकारिता में वृद्धि कर सकती। मूल संविधान में तो ये दे दिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी उनके क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकते हैं। राष्ट्रपति नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं? संसद कर सकती है। आर्टिकल 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। आर्टिकल 32 पढ़ा अपन ने, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ये तो हमारे मौलिक अधिकारों में दिया है, लेकिन हम न्यायालय में जाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत नहीं करता, वो काय के तहत करता है? 139 के तहत वो रिट जारी करता है। ठीक है, हम जाते हैं 32 के तहत और वो काम करता है 139 के तहत। 140 आर्टिकल 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां कोई महत्वपूर्ण नहीं है, 2-3 कंडिका हम विशेष पढ़ लेते हैं। 142 ये एससी की विवेकाधीन शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्तियां, और यही एक विवाद का विषय है। न्यायिक सक्रियता इसी के तहत करते हैं वो, और संसद इसका विरोध करती है, कार्यपालिका इसका विरोध करती है कि हमारे आंतरिक मामलों में ये दखल देते हैं करके। इसे डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्तियां। फिर आर्टिकल 143 ये तो पढ़ा है हमने, राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। और जब भी राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो एक हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सलाह नहीं दे देता, 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बनती है और वो मिलकर राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि पूछ लिया, चाय पे बुलाया और पूछा बताओ क्या करो, हम ऐसा कर लो, ये काम नहीं है। ठीक है, विधिवत होता है। फिर 146 पढ़ लेते हैं। 146 संविधान के अनुच्छेद 146(3) के अनुसार प्रशासनिक, सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, संचित निधि से। ये संवैधानिक पद है तो इनका वेतन वगैरह कहां से दिया जाएगा? संचित निधि से। क्लियर है एकदम। 140 में क्या दिया? प्रशासनिक व्यय मतलब सर्वोच्च न्यायालय
कि जो जितने भी न्यायाधीश इनके वेतन भत्ते ये सब दिए जाते हैं, तो ये कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।